हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि जब व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको केवल 10 मिनट के अंदर दूंगा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके जीवन के अधिकतर पहलुओं पर जिस पे डिजीज से लड़ने के लिए जो भी आपको जरूरत चीज़ है वो मैं बता सकूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डेंगू फीवर को लूँगा। डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें लोगों को पता नहीं चलता कि उनको फीवर है और उनकी डेथ हो जाती है नियर अबाउट 4 से 5 दिनों के अंदर। लो बीपी के कारण ऐसा होता है। लो बीपी मेंटेन ना होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए अब मैं आपको डेंगू फीवर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म और बहुत ही डीप, जितने शॉर्ट में मैं समझा सकता हूँ उतने शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम सूर्य प्रकाश केसरवानी, मैं फार्मासिस्ट हूँ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यह चैनल बनाया है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन। जो डेंगू वायरस होता है ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जैसे जहाँ पे भी कोई डिजीज ऐसी है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होगी तो वो दूसरे व्यक्ति को बाई कम्युनिकेट लग जाएगी, जैसा सूचना होती है उसी तरीके से ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज को लगने के लिए कोई बीच में एक फैक्टर जरूरी है। इस फैक्टर को ही हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या है? इसमें जो है वेक्टर ये है, इसमें वेक्टर है मॉस्किटो। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो ये मॉस्किटो बर्न डिजीज इसीलिए कहते हैं। इसके जो नॉर्मली सिम्टम अभी मैं लेते हुए चल रहा हूँ, आगे जाके मैं काफ़ी हाई मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इसके नॉर्मल सिम्टम है फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल्स पेन, जॉइंट पेन एंड स्किन रैशेस। तो इसमें क्या होता है? फीवर हो जाता है, तेज बुखार, हेडेक सर में दर्द होना, वोमिटिंग उल्टी होना, मसल्स एंड जॉइंट पेन। शरीर की जितनी जॉइंट्स हैं उसमें जो है पेन होता है। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। और इसमें सबसे बड़ा है कि स्किन रैशेस होते हैं। स्किन रैशेस जो होते हैं ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंक्यूबेशन पीरियड जब बीत जाता है, जैसे कि इसका 9 to 15 डेज इंक्यूबेशन होता है। इंक्यूबेशन क्या होता है? जब डिजीज लगती है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी वेक्टर ने काट लिया आपको, एडिज इजिप्टी नाम का जो एक मॉस्किटो है उससे ये डिजीज होती है, उसने आपको काट लिया। काटने के जैसे आज 1 तारीख को काटा, तो डिजीज जो आपको महसूस होगी कि आज हमको डिजीज है, तो ये 9 तारीख को, या हो सकता है कभी कभी 9 से 15 तारीख के बीच में ही महसूस होगी। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो है तो ये क्या होता है कि कैसे व्यक्ति को करता है। तो यह जो है ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, इसको नाम दिया गया ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंटरनली जो है ब्लीडिंग्स होती है। ब्लीडिंग का कारण ये बताता हूँ। इसमें जो वेंस होती हैं, वेंस की परमिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, परमिबिलिटी, जिससे वेंस का फ्लूइड जो है सोमेटिक रीजन में आ जाता है, बाहर आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंगू वायरस का इफेक्ट 2 जगह होता है, जो मेन 2 जगह, पहला ब्लड्स में, दूसरा लीवर्स में। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि और कहाँ कहाँ भी होता है। ऐसे किडनी में भी होता है, लंग्स में होता है, और इसके बाद आपका जो है स्किन्स में होते हैं, इसके बोन मैरो में तो मेजर सेक्टम्स होते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 2 जगह, जैसे कि एक ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाता है और जिससे ब्लड प्लाज्मा वेरी डिक्रीज हो जाता है। इंटरनली हल्की ब्लीडिंग होती है जो बाद में एक मेजर ब्लीडिंग का कॉज करता है। और इसी के कारण वेंस में प्रेशर नहीं होने के कारण लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर से ही मैं आपको बताऊंगा 26% जो डेथ्स होती हैं वो केवल लो ब्लड प्रेशर के कारण होती है। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि डेंगू फीवर्स क्या होता है। डेंगू आप जानते हैं, सबसे पहले डेंगू वायरस के बारे में जानते हैं। तो डेंगू वायरस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। और इसमें ई प्रोटीन होती है जिसको इन्वेलप प्रोटीन कहा जाता है। ई प्रोटीन मतलब इन्वेलप मतलब ये सबसे बाहरी परत होती है। एम प्रोटीन
नाम में डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ। मिडिल प्रोटीन होती है, मिडिल प्रोटीन बीच की प्रोटीन होती है। इन दोनों का कोई भी यूज नहीं होता। मेन जो यूज होता है वो कैस्पिड प्रोटीन एंड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का होता है। यह जो डेंगू वायरस है ये फैलवीवेरिडाई ग्रुप का होता है और ये एक रैबिडो वायरस होता है। तो ये रिप्लिकेशन, सेल रिप्लिकेशन के थ्रू ये ग्रोथ करता है। जब ये किसी सेल्स के अटैच में आता है तो ये इंडोसाइटोसिस करता है। इंडोसाइटोसिस करने के बाद इसका कैस्पिड बाहर रह जाता है एंड उसका आरएनए सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर जाने के बाद ये ट्रांसफर आरएनए बनाता है जो न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में ये मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये वापस आता है, उसकी डिकोडिंग कर देता है डीएनए में और इसी के साथ जो है ये रिप्लिकेट होते हैं राइबोसोमल सेगमेंट में और लास्ट में इसमें दो सेंट्रोमियर्स सेंट्रोसोम्स बनते हैं जिससे जो है ये खिंचते हैं, रिप्लिकेट करते हैं। देन प्रोटीन बाउंडेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड राइबोसोमल के थ्रू इसमें जो है कैस्पिड बनता है और फिर जो है करीब एक आरएनए से और डीएनए रिप्लिकेट होके आरएनए में कन्वर्ट होता है और एक आरएनए से करीब 10 आरएनए मतलब वन टाइम में 10 टाइम्स ये इंक्रीज करते हैं। ये हो गया कि डेंगू वायरस के बारे में, वायरस कैसे पनपता है। देन आगे चलते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर जो भी हमने बताया कि वेक्टर से जो फैलते हैं, तो ये एक एडीज एजिप्टी नाम का एक मस्किटो होता है जिसके कारण ये फैलता है। ये एडीज इजिप्टी इतना खतरनाक है कि इससे डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका वायरस, मार्वो, येलो फीवर एसेट्रा एसेट्रा होते हैं। ये मेनली अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर के आसपास के जो रीजन होते हैं 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड आफ्टर 10 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये आपका वेक्टर हो गया। इसके बाद हम इसकी लाइफ साइकिल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइफ साइकिल से ही आप इसको ट्रीटमेंट 100% कर सकते हैं। जैसे जब मॉस्किटो लार्वा में होता है, लार्वा स्टेज में इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और ये सरफेस में सरफेस टेंशन के थ्रू ये बना रहता है वाटर सरफेस में। अब आपके घर में अगर मिट्टी का तेल नहीं है या और भी कोई ऑयल अगर मौजूद है, जैसे सरसों का तेल हो गया या आपका जो है कोई भी ऐसा ऑयल हो या घी का टुकड़ा हो या थोड़ा सा कपूर हो, तो आप ऑयल्स मतलब कि पानी में डाल सकते हैं। उस पानी का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के बाद ये मॉस्किटो जो सरफेस टेंशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा है, इसके लिगामेंट्स बाहर है, वो पानी में डूब जाएगा। पानी में डूबने के कारण लार्वा की मौत हो जाएगी और ये प्यूपा फॉर्म में नहीं बन पाएगा। और अगर कुछ प्यूपा फार्म में बने हैं तो प्यूपा भी डूब जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है और फिर ये जो है मॉस्किटो में तब्दील नहीं हो पाएंगे, मॉस्किटो में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और फिर ये मॉस्किटो बर्न नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी आप खुला पानी पाए XYZ कहीं पर भी वहाँ थोड़ा सा ऑयल गिरा दें या घर में मौजूद हो या मिट्टी का तेल डाल दें या थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा भी रख देंगे, तो अगर उसमें कभी पानी भरता है तो वो जो है इफेक्टिव नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें, जैसे कोई भी। तो ये है कि आपको एक सिंपल सा मेथड बता दिया गया है इससे डिजीज से प्रिवेंटेशन के लिए। आगे चलते हैं कॉजेटिव इफेक्ट, इसके क्या क्या कॉजेटिव इफेक्ट होते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये पहले सिग्नलिंग प्रोटीन बनाता, जैसे अंदर जाएगा वो सिग्नलिंग प्रोटीन बनाएगा, इंटरफेरॉन्स बनाएगा। इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेंगे, सेल की परमिबिलिटी को डिक्रीज करेंगे एंड ये जो है आपका फ्लू लाइक सिम्टम देंगे और ये फीवर्स प्रोड्यूस करेंगे, हेडेक्स प्रोड्यूस करेंगे, वोमिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, मैंने बताया इसके पहले। और जो मेन फैक्टर्स है, ये लीवर में इफेक्ट करता है, बोन मैरो में। लॉन्ग बोन मैरो क्या होता है, बोन के बीच में जो जगह होती है जिससे जो है ब्लड प्लेटलेट्स बनते हैं और उनके बीच में जो जगह होती है उस पर ये इफेक्टिव होता है जिससे प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। आगे चलते हैं, तो ये प्लेटलेट्स घटने के कारण ये आपके जो है
कैपिलरी की भी परमिएबिलिटी कम हो जाती है। कैपिलरी की परमिएबिलिटी कम होने के कारण जो फ्लूइड भरता है, जो कैपिलरी के बीच में जो ब्लड्स भर रहे जा रहे होते हैं, उससे प्लाज्मा जो है निकल के बॉडी में आ जाते हैं। कैपिलरी में एक्स्ट्रा फोर्स ना होने के कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और पेशेंट घबराहट के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कभी भी इसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में नापते रहें। वो मशीन आती है, आप मशीन के उसमें लगा देते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मशीन, उसमें ही आपको ये पता चलता रहेगा। इसके बाद ये स्टोमेटल सेल जो होता है बोन मैरो में, उसको भी जो है करता है, जिससे जो है ब्लड क्लॉटिंग डिक्रीज हो जाती है। एक फैक्टर ये भी परमिबिलिटी के साथ ये ब्लड क्लॉटिंग को भी इफेक्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनते, थ्रोम्बिन बनने के बाद जो है उसमें फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन बनते हैं। और फाइब्रिन क्या होता है, ब्लड्स के साथ रिएक्शन करके एक चाल नुमा स्ट्रक्चर जिसको क्लॉट करते बनाता। तो ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दिया हूँ आपको। तो ये जो है स्टोमेटल सेल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो ये स्टोमेटल सेल्स में इफेक्ट करते हैं, जिससे प्लाज्मा डिक्रीज हो जाता है और ये क्लॉटिंग जो है नहीं हो पाती। तो इसी का आगे बताता हूँ मैं आपको। तो इसमें प्राइमरी सिम्टम मैंने बताया, फीवर होता है जो करीब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, सैडेश होती है, वोमिटिंग, मसल्स पेन, जॉइंट पेन एंड स्किन रैशेस। स्किन रैशेस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। इसमें जो है क्या होता है, ब्लीडिंग होती है सेकंड स्टेज में। लो लेवल ऑफ ब्लड प्लाज्मा होने के कारण इसका जो है ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है और हीमोरेजिस कंडीशन बढ़ जाती है। ठीक है। और अब इसका सिम्टम देखिए, इस पेशेंट के बारे में आप देखिए। इस पेशेंट को ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण फ्लूइड रिटेंशन हुआ है स्किन के ऊपर, मतलब कि फ्लूइड का जमा हुआ। अगर उसको आप दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड हटेगा और ये ऐसा लगेगा कि किसी ने बहुत कस के मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल दबाने भर से ही आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें स्किन रैशेस इस तरीके के पड़ जाएंगे, तो इससे भी पता चलता है। इसके बाद जब रिकवरी फेज में होता है तो ये फ्लूइड को पीछे की ओर खींचता है, जिससे ये स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रिकवरी फेज का है। आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम है फिर बता रहा हूँ। हेडेज होता है माउथ, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को ये प्राइमरी सिम्टम होते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, इसका ट्रीटमेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में तुरंत ले और तुरंत ही वो जो है फ्लूइड मैकेनिज्म जो है उसका सही हो जाएगा, जिससे उसकी लाइफ बच जाएगी। मसल्स एंड जॉइंट पर वोमिटिंग, डायरिया वगैरह वगैरह। तो इसमें आगे चलते हैं। इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 15 डेज। एग्जामिन कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिन में सारे बता दें, जो सिम्टम इसके प्रोड्यूस होते हैं जो मैंने बताया है वही फिजिकल एग्जामिन है। लोग प्लेटलेट्स होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। हाइपोअल्बुमिनिया इसलिए होती है क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन होता है, जिससे जो है हाइपो हो जाता है। हाइपो मतलब कि प्रोटीन जो है ब्लड में कम हो जाता है। प्यूरल इन्फ्यूजन होता है, फेफड़े के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसमें फ्लूइड भर जाता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरने के कारण ऐसा हो जाता है। और इसमें जो है टीएलसी डीएलसी इससे ही पता चल सकता है। ये सारे सिम्टम जहाँ जहाँ वाटर रिटेन होते हैं, आप उसमें जो है कपूर की गोली या कुछ भी XYZ जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते डाल देंगे, जिससे जो है मस्किटो पनप नहीं पाएगा। आगे चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी एंटीवायरल दवा इसमें बहुत लीस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए केवल फ्लूइड मेटाबॉलिज्म में ध्यान देते हैं और इसके धीरे धीरे वायरस जो है इंफीरियर इसमें आता है, जिससे सही हो जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि अगर हीमोरेजिस कंडीशन हो जाएगी, वो उसका कैप्चर नहीं होगा, ब्लड बहता ही रहेगा। इसलिए कभी भी इंटरमस्कुलर इंजेक्शन या इंट्रावेनस इंजेक्शन ना देके ओरली ट्रीटमेंट मस्ट बी बेटर होता है। पैक अगर होल ब्लड चढ़ाना हो तो होल ब्लड चढ़ा सकते हैं। मेनली मेरा एडवाइस है कि आप जो है किसी अच्छे डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से ही आप इलाज करवाएं, अपने से इलाज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आगे चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी ये 110 कंट्रियों में 110 कंट्रीज में पाया जाता है और इसका जो है फाटल रेट 1 to 5% होता है। ट्रीटमेंट करने पे इसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट ना करने पे वेरी हाई ब्लड प्रेशर के कारण, वेरी लो ब्लड प्रेशर के कारण इसका फाटल रेट 26% हो जाता है। इसलिए
ट्रीटमेंट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे दर्शकों को। 15 मिनट के अंदर मैंने आपको सारे सिम्टम्स, ट्रीटमेंट के तरीके बता दिए हैं, इसलिए आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पेशेंट को देखेंगे तो उसको इलाज जरूर करेंगे। थैंक यू, गुड बाय और बिंदास बिल्कुल। थैंक यू।